नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में लेकर आए पूरा एनसीईआरटी का निचोड़, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में जो भी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से आता है और बाकी क्वेश्चन पेडागोजी से आता है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का पूरा निचोड़, यानी एक एक फैक्ट को देखने वाले हैं। तो ये उसका पार्ट 2 है, यानी दूसरी वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो को बना चुके हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को इस माध्यम से बनाया जा रहा है कि एक बार देखने के बाद सारे जो फैक्ट हैं आपको याद हो जाएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को समय को न गवाते हुए। प्यारे दोस्तों, आपको भी पता होगा कि 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी के फैक्ट से आते हैं, और जो 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पेडागोजी से आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या फैक्ट को देखने वाले हैं, तो चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी का निचोड़, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जब भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने से पहले हम क्या करते हैं, सभी लोग करते हैं कि पैकेट पे जो लिखी हुई जानकारी होती है उसको हम चेक करते हैं। यानी हम क्या क्या चेक करते हैं कि वहाँ पर मूल्य कितना है, वजन कितना, और एक्सपायरी डेट यानी कि तारीख कितनी है। तो ये सारी जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी किताब में दिया गया है, वहाँ से पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक एक चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पेपर इस टाइप से आ रहा है क्योंकि आपको सारी चीज़ को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर है ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे गर्मी में जो खाना होता है ये जल्दी ख़राब हो जाता है, जबकि अगर सर्दी की बात की जाए तो वो देर में ख़राब होता है। अब ब्रेड को आपने देखा है कि जब थोड़ी सी नमी आती है तो ब्रेड पर क्या है, फफूंदी लग जाती है, यानी कि ब्रेड कह सकते हैं कि ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी खाने की चीज़ें हैं जिनको हम 1 या 2 दिन में क्या है, कुछ घरेलू उपाय करके उसको बचा सकते हैं, ठीक है। कैसे बचा सकते हैं, तो प्यारे दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे सारे जो टॉपिक को सही प्रकार से समझ सकें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ये उसके घरेलू उपाय हैं, क्या क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। अगर दूध को आपको 1 या 2 दिन तक बचाना है तब आपको क्या वहाँ पर उबालना पड़ेगा, ठीक है। आप पके हुए जो चावल है इसके एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। अब प्याज लहसुन को क्या खुले में रखते हैं, यानी कि इसको नमी से बचा कर रखते हैं। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी किताब में दिया है, यहाँ पर कोई कुछ अलग से नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी की किताबों से ही दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक गाँव है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है आत्रेयपुरम। तो यहाँ पर क्या है कि जो आम पापड़ है उसको कहते हैं मामिडी तांड्रा कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मामिडी तांड्रा है ये इसको आम पापड़ को कहते हैं। तो आम को क्या लोग करते हैं कि पूरे साल चलाने के लिए, आपने जानते हैं कि आम से बनी चीज़ें जैसे अचार हो गया, आम पापड़ हो गया, चटनी, टॉफ़ी या रस, ये कई चीज़ें बनाए जाते हैं। ये लंबे यानी काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जान दिया गया है कि पुणे से कोलकाता तक जाने के लिए रेलगाड़ी से लगभग 2 दिन का एक समय लगता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, कुछ पौधों से जानकारी यहाँ पर दिया गया कि पौधों को बढ़ने के लिए क्या क्या हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है कि शिकारी पौधा, तो शिकारी पौधा क्या होता है आपकी किताबों में दिया गया है। तो इसको देखते हैं, शिकारी पौधा किन्हें कहते हैं। यानी कुछ ऐसे जो पौधे होते हैं जो चूहों, मेढक, कीड़े मकोड़ों और कुछ छोटे जीवों का भी शिकार करते हैं। इन सारे पौधों में जो नाम आता है क्या है, निफेंथिस का आता है। ये बहुत ही फेमस नाम है, इससे आपको याद होना चाहिए। कभी एग्जाम में आपसे पूछ दे कि यानी कि जो शिकारी पौधा है उनमें से किसी एक का नाम बताओ, तो निफेंथिस आपको याद होना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। तो इस पौधों का आप देख लीजिए किस प्रकार का है। तो ये पौधा कुछ घड़े आकार का होता है और ऊपर से एक ढक्कन नुमा बना होता है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई कीट पतंग यहाँ पर आता है, इसके मुख पर आता है यहाँ पर, तो फिर ये ढककर ये बंद हो जाता है और वो कीट इसमें के अंदर फंस जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, इसलिए इसको कहते हैं शिकारी पौधा कहते हैं। तो कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को खाते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया था ये पौधा कौन सा है, निफेंथिस था, और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। इसका आकार लगभग घड़े जैसे होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, यानी इसके घड़े से एक खास प्रकार की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े क्या है खिंच के इसके पास चले आते हैं, ठीक है। और पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं।
देखा। ये पौधे भी क्या है, शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से किसी को पता नहीं चलता है। तो ये जो है चित्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर पूछता है। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि शिकारी पौधे की बात आती है तो निफेंथिस नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि घुमक्कड़ बीज। घुमक्कड़ बीज क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कहीं पर अगर पेड़ पौधों को अगर देखा तो वो हमेशा एक ही जगह पर क्या खड़े होते हैं, लेकिन जो बीज होते हैं ये क्या कई जगहों पर घूमते रहते हैं। घूमते कहते हैं या किसी किसी के माध्यम से एक बीज दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या उन्हें लगा दिया जाता है, ठीक है। तो अब बीज क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं दोस्तों? तो ये जाते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर है या जानवर की खाल में चिपक गया या हमारे कपड़ों में अटक गया कहीं पर, तो कहीं और जगह पर चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, बीज एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो स्वयं ही बीज को क्या है दूर छिटक देते हैं, जिसमें से ये एक सोयाबीन की फलियाँ होती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ईमानदारी से क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और भी रोचक तथ्य यहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया। वेलक्रो क्या होता है यहाँ पर हम देखते हैं। इससे आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया है सैंडल दिखाया जा रहा है, तो सैंडल को देखने के बाद जो सैंडल को चिपकाने के लिए ये जो चीज़ बनाई जाती है इसको ही क्या है, वेलक्रो कहते हैं। तो कैसा है, कैसे या किसने आइडिया दिया, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक घटना दी गई है 1948 की है। तो एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल ये अपने कुत्ते के साथ क्या है सैर पर गए थे और वहाँ से ये लौट रहे थे। तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर, जो उनके कुत्ते हैं दोनों पर क्या है बीज चिपके थे, और इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। तो झट से वे माइक्रोस्कोप निकाला। अब बीजों को बारीकी से देखा तो इन्हें लगा कि बीजों में क्या है छोटे छोटे हुक की तरह क्या है बने हुए हैं, और इनकी मदद से जो बीज है कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आइडिया आया वेलक्रो बनाने का, ठीक है। तो वेलक्रो बनाने से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है, जैसे आप सैंडल में देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि एक सिरा ये आपका है और दूसरा सिरा इसके ऊपर जिसमें चिपकाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपने कभी अपने बैग में, बस्ते में या कपड़े में या जूते में या पट्टे में भी आदि में इसका इस्तेमाल होते हुए आपने देखा है। तो ये था एक प्रकृति की प्रेरणा से लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि बहुत सारी सब्जियों को आप देखते हैं अपने देश में यूज भी करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो होती हैं जो हमारे देश में इसका उत्पादन नहीं हुआ है, इसका किसी और देश में हुआ है और वो उस देश से हमारे देश में लाए गए। तो अक्सर पेपर में ये पूछ देता है कि कौन सी सब्जियां किस देश से आई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। मिर्ची की बात की जाती है तो मिर्ची हमारे यहाँ क्या पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे, वो दक्षिण अमेरिका से क्या भारत लाए थे, ठीक है। कुछ इसके अलावा और भी हैं, यानी कौन कहाँ से आया है इसको हम देखते हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाती है तो दक्षिण अमेरिका से क्या क्या लाया गया था, तो दक्षिण अमेरिका की बात की जाती है तो जैसे मिर्ची है, ठीक है, मिर्ची, टमाटर, आलू, मूंगफली, यानी कि दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में है, और अमरूद, ये सारी क्या दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। और अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी भिंडी है, कॉफ़ी है, ठीक है। और यूरोप से मटर, गोभी, चाय मतलब कि अब आपके असम राज्य में हो। चीन से क्या है सोयाबीन को लाया गया था। और कुछ ऐसे जो फसलें हैं जो देसी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में ही इसका जन्म हुआ है। उनमें से कौन कौन से हैं, बैगन है, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिड्डा, मेथी इत्यादि, ये सारी जो फसलें हैं ये भारत में ही इसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो साथ साथ इसको भी आप जानते चले, क्योंकि पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फसल किस देश से आई है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कहाँ पर, जैसलमेर। तो जैसलमेर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ पर 650 साल पुराना एक तालाब है जिसका नाम क्या है, घड़सी सर नाम है। क्यों नाम इसका पड़ा है? क्योंकि यानी सर का मतलब यहाँ पर तालाब होता है, जिसे राजा घड़सी ने इन्हें वहाँ के लोगों से मिलकर बनवाया था, ठीक है। और यह मीलों तक फैला है। घड़सी से तालाब अब बारिश का पानी इकट्ठा होता था। अब तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब यह तालाब पानी से भर जाता था तो इसका बाकी जो पानी है बहकर नीचे बने तालाब में चला जाता था, और जब वह भी तालाब भर जाता था तो तीसरे तालाब में ये चला जाता था। इस तरह से क्या है कि तालाब से तालाब भरते पानी चला जाता था। और इस तरह से अगर देखा जाए
तो 9 तालाब थे जो एक दूसरे से आपस में क्या है जुड़े थे। लेकिन अगर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वहाँ पर आज क्या घड़तीसर जैसी कोई भी स्थिति नहीं है, यानी घड़तीसर जैसे ये उजड़ ही गया है अगर देखने पर, क्योंकि 9 तालाबों के रास्ते में बहुत सारे मकान बन गए हैं और बहुत सारी कॉलोनियाँ भी बन गई है, ठीक, क्योंकि पहले जैसा अब हर जगह रहा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अलबरूनी की, क्योंकि इतिहासकार था अलबरूनी। तो अलबरूनी जिस देश से आया था, भारत आया था, उस देश का नाम आजकल क्या उज्बेकिस्तान है। देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सारे जो ये सब फैक्ट जो आपके एनसीईआरटी किताबों में दिया गया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इससे पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा सकता, तो इसलिए हमें सब चीज़ पता होना चाहिए। तो बात ही अलबरूनी है, ये किस देश से आया है, उज्बेकिस्तान से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये अलबरूनी जब भारत में आया था तो यहाँ के तालाबों को उसने देखा, और तालाबों के बारे में क्या लिखा था उसको हम देखते हैं, ठीक है। उसने ये लिखा था कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने में परेशानी नहीं होती। तो ये किसने, अलबरूनी ने लिखा था। अलबरूनी की किताब से इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिलती है, यानी कि जानने में मदद मिलती है। कुछ इसके अलावा अन्य स्रोत भी है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जैसे इमारतें हैं, दस्तावेज है, सिक्के और चित्र हैं आदि, ठीक है। और यह डाक टिकट जो है 1973 में छपी थी, उनके जन्म के 1000 साल जब पूरे हुए थे, ठीक है। कुछ बारिश के बारे में हम पता कर लेते हैं कि बारिश का जो पानी है ये बहकर कहाँ कहाँ जाता है, तो ये ज़मीन में जाता है, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में ये जाता है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में आपने देखा होगा कि राजस्थान के जैसलमेर में इसके साथ साथ कुछ और अन्य भी इलाके हैं जहाँ पर क्या सालों में क्या बहुत ही कम दिन बारिश होती है। तो लोग क्या करते हैं कि बारिश की हर बूंद की कीमत भी जानते हैं। जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ के लोग क्या है बारिश की कीमत, यानी कि हर एक एक बूंद की कीमत समझते हैं। लेकिन जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, पानी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग पानी की बूंद की कीमत नहीं समझते हैं, वहाँ पानी वेस्ट करते हैं। तो वहाँ के लोग करते क्या है कि पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब या जोहड़ बनवाते हैं एक। और बहुत सारे वहाँ के लोग क्या है अपने घर के छतों पर भी क्या है पानी को, यानी घर के छतों पर भी ऐसे बना देते हैं कि पानी को स्टोर करने के लिए। तो वहाँ के घर घर में क्या है बारिश के पानी को इकट्ठा करने का इंतजाम होता है। छत पर इकट्ठा पानी को ज़मीन के नीचे बने टैंक में क्या है पहुँचाया जाता था, ठीक है। और बावड़ी को लेते हैं। बावड़ी क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ा कुआं जिसको कहा जाता है। तो बावड़ी को कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, क्योंकि पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है। जैसे कि आपने देखा तालाब होता है, एक ऐसे बावड़ियाँ बनाई जाती थी एक, इसके चारों तरफ से क्या है सीढ़ी बनाई जाती थी, ठीक है। यानी कि चारों तरफ से सीढ़ी बना दी जाती थी, यानी कि पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का भी सहारा लिया जाता था, ठीक है। तो इसलिए बहुत लोग इसे क्या कहते हैं, इसे बहुत लोग क्या करते हैं कि सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेगा। तो बावड़ियों को कुछ लोग इसे सीढ़ी बनाने के लिए इसको सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, क्योंकि पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां ही बनाई जाती थी। अब क्या है पुराने ज़माने में लोग जब भी यात्रा करते थे तो काफ़िला बनाकर यात्रा करते थे, ठीक है। और वहाँ पर अक्सर क्या है मुसाफिरों के लिए जो पानी का इंतज़ाम होता था, जिसे प्याऊ अमस्तक कहा जाता था, ठीक है। कई सौ साल पुराने जो पानी के स्रोत हैं उसमें बावड़ी है, तालाब है, नौला है, धारा, ठीक है। ये सब सारे क्या है पुराने पानी के स्रोत हैं। बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, यानी कि पानी से जुड़े रीति रिवाज हैं, त्यौहार या जश्न मनाया जाता है। तो वहाँ पर आज भी क्या है बारिश से तालाब जब भी भरने की खुशी में आसपास में मेले का माहौल जैसा लग जाता है, ठीक है। यानी यहाँ क्या लोग करते हैं कि पानी से जुड़ी एक रिवाज है कि जैसे जब भी कोई नई दुल्हन अगर आती है तो वह क्या करती है कि झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पूजा अर्चना करती है। लेकिन आजकल जो शहरों में क्या है एक नया रिवाज चल गया है कि दुल्हन क्या है घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड की बात थी। कुछ ऐसे फैक्ट यहाँ पर है, जैसे 1986 में एक बात कही गई थी कि जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ गया था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। जैसे होता क्या है ना, जब हमारे पास पानी के नए नए स्रोत आ जाते हैं तो हम पुराने स्रोतों को भूल जाते हैं।
तो जोधपुर में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब पानी की कमी पड़ गई, सूखा पड़ने लगा, तो लोगों ने फिर से एक बार बावड़ियों को क्या साफ किया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर मिलजुल कर बावड़ियों को साफ किए। वहाँ से लगभग 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला गया। तो बावड़ी ने फिर से भी क्या है, प्यासे शहर को पानी पिलाया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद मोहल्ले वाले फिर भूल गए। कुछ साल बाद फिर से ये बारिश से हुई और पानी की परेशानी कम हुई। पर अब क्या है, फिर से लोग बावड़ी को क्या है, भूल गए। क्योंकि जब पानी मिलता है तो कौन किसको याद करता है, आप सभी जानते हैं। एक यहाँ पर और फैक्ट है कि तरुण भारत संघ नामक एक संस्था थी जो ये पानी के इंतजाम से जुड़ी हुई थी, ठीक है। जिसके संस्थापक या अध्यक्ष भी कह सकते हैं कि श्री राजेंद्र जी हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जैसे मान लीजिए तरुण भारत संघ से कौन संबंधित है, तो 4 लोगों का नाम दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र सिंह का नाम आपको याद होना चाहिए। या पूछ ले कि तरुण भारत नामक जो संस्था ये किससे संबंधित थी, तो ये क्या है, पानी के इंतजाम से संबंधित थी। देखो यहाँ पर 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तरुण भारत संघ नामक संस्था से संबंधित कौन है, राजेंद्र सिंह, या यह किससे संबंधित थी, तो पानी के इंतजाम से संबंधित थी। तो जैसे जिस टाइप से क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान के अलवर जिले के एक लड़की माई थी, तो इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर क्या किया था कि अपने गांव में तालाब बनवाया था, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि एक गिलास पानी में अगर आप एक खड़ा यानी साबुत नींबू डालेंगे और फिर आधा चम्मच जब नमक डालेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि जो पानी में जो नींबू है वह तैरने लगेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कील क्या है, अगर पानी में डालते हैं तो डूब जाती है, लेकिन वही लोहे की कील, लोहे से बनी हुई जो नाव है पानी में तैरने लगती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। यहाँ पर एक बात आपको जानना है कि सबसे जो खारा सागर है ये मृत सागर खागर है, ठीक है। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक लड़का कैसे मृत सागर में तैर रहा है, जैसे लग रहा है कि सो रहा है, ठीक। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि सागर का पानी बहुत खारा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन जो मृत सागर है ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि सागरों में 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है। देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए आप कि मृत सागर में अगर कह सकता है कि भाई 1 लीटर पानी में लगभग कितने 300 ग्राम नमक होता है, ठीक है। ये सब सारे फैक्ट है, आप नोट करते चलें। क्या इतना नमकीन पानी कोई पी पाएगा, नहीं पी पाएगा ना, बहुत ही कड़वा लगेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ईमानदारी से जितने भी दोस्त यहाँ पर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हम आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे, पर्यावरण पे, हिंदी पे, यानी सारे टॉपिक पे लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि जितने भी लाइक और शेयर वीडियो को करते हैं हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम उतने ही जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है। तो मृत सागर में हम तैर भी सकते हैं, आपने देखा है कि जैसे आराम से लेटे हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से नींबू भी क्या पानी में तैरा था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक बात कही गई थी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्या था, आपने पढ़ा था हिस्ट्री में कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था कि साबरमती आश्रम से क्या है अपने अनुयायियों के साथ क्या है दांडी, यानी कि गुजरात में दांडी एक जगह है, वहाँ के लिए उन्होंने यात्रा किया था नमक बनाने की, नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यह घटना लगभग क्या है, महात्मा गांधी जी ने ये जो यात्रा आरंभ की थी 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां पर जो है समुद्र का पानी उबालकर इन्होंने नमक उठाकर यानी नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। बस यही कहानी इसमें दिया गया है, इसको पढ़ लेंगे एक बार कि यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगाया था। तो इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। तो भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो। तो लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। तो इस बात से गांधी जी बहुत नाराज़ थे। तो गांधी जी कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी है। तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर क्या है अहमदाबाद से दांडी के समुद्र की उन्होंने एक लंबी यात्रा की थी, ठीक है, जो अभी हमने भी बताया था। यानी कि महात्मा गांधी जी ने क्या है साबरमती आश्रम से वो लगभग 30 मार्च को उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, यानी नमक बनाकर। तो यहाँ तक हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के तीसरे पार्ट को लेकर आएंगे जो बहुत ही रोचक होगा, यानी कि क्वेश्चन से भरपूर होगा, यानी अक्सर फैक्ट वहाँ से बहुत सारे पूछे जाएंगे।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा करंट अफेयर GK को ज्वाइन करें। यहाँ से आपको क्या है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को ज्वाइन करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार दोस्तों।